मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होगा रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतक से संबंधित आपके सामने जो पेपर होगा आपका राजनीतिक विज्ञान का, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आपको करवाने वाला हूं। इसमें अपन पढ़ेंगे, आज आपके सामने पढ़ेंगे अपन यूनिट नंबर 2, जिसमें अपन पढ़ेंगे रेजिस्टेंस एंड द मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर्स, मतलब जो आधुनिक आपके सामने राजनीतिक विचार रहे विश्व के, उसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। खास बात यह है कि अपन यूनिट फर्स्ट पहले पढ़ चुके हैं, तो अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं प्लेलिस्ट का, वहां से जाकर यूनिट फर्स्ट पहले जरूर से पढ़ लेना। बाकी वीडियोस भी वहां पर देखने को मिल जाएंगे अन्य यूनिट के साथ। के साथ ये पीडीएफ आपको फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना। साथ के साथ अगर आप कोई प्रोडक्ट करना चाहते हो फ्लिपकार्ट या मंत्रा से, तो यहाँ पे आपके सामने जो व्यू प्रोडक्ट का ऑप्शन है और साथ के साथ शॉप वाला ऑप्शन है, इस पे जाके आप प्रोडक्ट को खरीद सकते हो। काफी ज्यादा आपको डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं अपन वीडियो को। पहला प्रश्न है, मैकियावेली के यथार्थवादी राजनीतिक विचारों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मतलब मैकियावेली के जो यथार्थवादी राजनीतिक विचार रहे, उसके बारे में आप उनकी क्या क्या प्रमुख विशेषताएं हैं उनके बारे में आपको विस्तार से बताना है। मैकियावेली है वो आपके सामने आधुनिक राजनीतिक यथार्थवाद के जनक माने जाते हैं। मतलब आज के समय जो हम राजनीति का वास्तविक स्वरूप देखते हैं, उस वास्तविक स्वरूप के बारे में सबसे पहले किस व्यक्ति ने बताया था आपके सामने? मैकियावेली के द्वारा बताया गया था। मैकियावेली वो पहले राजनीतिक विचारक रहे जिन्होंने सबसे पहले आपके सामने आधुनिक राजनीति है उसके जो विचार है वो रखे थे। उन्होंने जो अपने विचार आपके सामने द प्रिंस नामक जो किताब है उसके अंदर उन्होंने अपने जो विचार हैं वो रखे थे। कौन सी किताब थी उनकी? द प्रिंस। अच्छे से नाम याद कर लेना, द प्रिंस नामक किताब का। आप अगर आप लिख कर आते हो तो आपको अच्छे अंक मिलते हैं। यही छोटी छोटी चीजें आपके सामने जो आपको अच्छे अंक दिलाने में मददगार सिद्ध होती है। तो उन्होंने अपनी जो किताब है द प्रिंस के अंदर इन्होंने इसकी बात की थी। उन्होंने शक्ति और सत्ता पर आधारित राजनीति का विश्लेषण किया था। उन्होंने किस चीज की बात की थी? उन्होंने शक्ति और सत्ता है वो आपके सामने किस तरीके से काम करती है। भाई आज के समय अगर आप कोई भी एमएलए एमपी बनना चाहता है, वो क्यों बनना चाहता है? क्योंकि सत्ता उसके हाथों में आएगी, शक्ति उसके हाथों में आएगी। वो इतने ज्यादा जो लगभग उसके जो क्षेत्र है उसके अंदर सभी लोगों का क्या होगा आपके सामने? वो एक प्रकार से प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति होगा। वो उनका करता धरता एक तरीके से पूरे के पूरे नीति निर्माण करने वाला वही व्यक्ति होता है। तो सबसे ज्यादा शक्ति उसी के हाथों में होती है। चाहे कोई सरकारी कर्मचारी का ट्रांसफर करना हो, चाहे सरकारी विभाग से कोई कार्य करवाना हो, चाहे कोई सरकारी परियोजना लागू करनी हो, सब किसके हाथों में होती है? राजनेताओं के हाथ में होती है। तो यही चीज उन्होंने बात बताई थी, यही चीज मैकियावेली के द्वारा बताई गई, किस तरीके से शक्ति और सत्ता है वो आपके सामने दोनों मिलकर क्या करते हैं आपके सामने? जो शक्ति व सत्ता है वही राजनीति का जो वास्तविक विश्लेषण करने का उन्होंने कार्य किया था। अगले वाला पॉइंट है मानव स्वभाव। उन्होंने मानव के स्वाभाविक रूप से स्वार्थी, लालची और धूर्त माना। उन्होंने क्या बताया? मानव होता ना इंसान, उसका जो वास्तविक स्वरूप बताया। इससे पहले आपके सामने प्लेटो और जो अरस्तु है उन्होंने भी आपके सामने बात की थी राजनेता की, लेकिन वो किस प्रकार के आपके सामने राजनीति की बात करते थे? वो बात करते थे राजा है वो कैसा होना चाहिए? नैतिकवान होना चाहिए, धर्म के हिसाब से चलने होना चाहिए। लेकिन मैकियावेली ने जब अपने विचार रखे तब वर्तमान समय में राजशाही है वो चरम सीमा पर आ चुकी थी। लोकतंत्र जो आपके सामने, तो उससे पता चला कि राजा वो क्या करते हैं? अपना सत्ता हथियाने के लिए अपने परिवार के लोगों को मार रहे हैं। समझ में आया आपके सामने? अपनी जो सत्ता पाने के लिए कूटनीति का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया? अपनी गद्दी को बनाए रखने के लिए क्या कर देते हैं? अपने सगे संबंधियों के खिलाफ हो जाते हैं। तो उन्होंने जो वास्तविकता है जो राजनीति की वो पूरी दुनिया के सामने रखी। उन्होंने क्या कहा कि इंसान है, मानव, उसका वास्तविक स्वभाव कैसा होता है? वो स्वार्थी होता है, वो लालची होता है और धूर्त होता है, मतलब मूर्ख होता है एक तरीके से, जो भय से अधिक नियंत्रित होता है। मतलब उन्होंने सीधा सीधा कहा कि मनुष्य है वो आपके सामने स्वार्थी और लालची होता है, उसको कोई मतलब नहीं है, वो अपना काम निकालने से मतलब रखता है, जो भय से अधिक नियंत्रित होता है। और अगर कोई भी व्यक्ति को अगर आप नियंत्रित करना चाहते हो तो भय से आप बहुत अच्छे से नियंत्रित कर सकते हो। उनके द्वारा क्या बताया गया? साध्य ही साधन का औचित्य है। मतलब मैकियावेली के अनुसार, मैकियावेली ने बताया आपके सामने कि राज्य को सुरक्षित और शक्तिशाली बनाए रखने के लिए शासक को नैतिक व नैतिकता का कोई भी साधन अपनाने से नहीं हिचकना चाहिए। प्लेटो और अरिस्टो ने साफ साफ यही बात कही थी कि राजा है
उसको अपने राज्य बनाने के लिए नैतिकता का प्रयोग करना चाहिए, धर्म के हिसाब से चलना चाहिए। प्लेटो ने तो आपने ये तक कह दिया था कि राजा क्या होता है, देवता का ही एक रूप होता है, उसको देवता जैसा रहना चाहिए, धार्मिक रहना चाहिए। लेकिन मैकियावेली ने एकदम उलट विचार रखे। उन्होंने क्या कहा कि अगर कोई राजा है, उसको अपनी नीति को, अपना राज्य को सही बनाए रखने के लिए नैतिक कर्मों के साथ साथ अनैतिक कर्म भी काफी बार करने पड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपका पड़ोस का राजा है, अगर वो आप पे आक्रमण करेगा तो इससे पहले आप क्या कर सकते हो, उस पर आक्रमण कर दो, या उसको कूटनीतिक तरीके से गद्दी से हटा दो, या कुछ ऐसा कार्य कर दो कि वो आपको क्या करे, आप पर आक्रमण ही ना कर पाए, उसका सेनापति को अपने में मिला लो। है कूटनीतिक तरीके से गलत काम, लेकिन इससे क्या होगा, आपकी सत्ता बनी रहेगी, आपकी प्रजा वो खुशी रहेगी, आपकी प्रजा को किसी प्रकार का दुख नहीं देखना पड़ेगा। तो यही सब बातें उन्होंने बताई। मैकियावेली ने यही कहा कि राज्य को सुरक्षित व शक्ति अपने शक्तिशाली बनाए रखने के लिए नैतिक व अनैतिक कोई भी तरीका अपनाना पड़े उसे हिचकना नहीं चाहिए, बल्कि अपने राज्य को स्थापित करने के लिए दोनों कोई भी तरीका वो लागू कर सकता है। शक्ति पर जोर, मैकियावेली ने किस चीज पर ज्यादा जोर दिया? जो आज के राजनेता है वो क्या करना चाहते हैं, सभी राजनेता उच्च से ऊंचा पद पाना चाहते हैं। कोई मंत्री हो, मुख्यमंत्री बनना चाहता है, मुख्यमंत्री आपके सामने गृह मंत्री बनना चाहता है, गृह मंत्री आपके सामने प्रधानमंत्री बनना चाहता है ये ख्वाहिश सभी व्यक्तियों की। क्यों है? क्योंकि सभी व्यक्ति सत्ता और शक्ति अपने हाथ में रखना चाहते हैं। सबको पता है अगर हमारे पास शक्ति हाथों में रहेगी तो हम क्या है, हमारी सभी लोग कदर करेंगे, हमें ही सब कुछ लोग मानेंगे। यही बात कही उन्होंने, शक्ति को राजनीति का केंद्रीय तत्व माना। उन्होंने क्या कहा, राजनीति में किसी चीज का महत्व हो या ना हो, लेकिन शक्ति का जरूर महत्व है। उन्होंने यही कहा, शक्ति है तो राजनीति है। एक शासक को शेर की तरह बहादुर होना चाहिए और लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए। उन्होंने क्या कहा, कोई भी शासक होता है ना, कोई भी राजा होता है, उसको एकदम शेर की तरह बहादुर होना चाहिए। मतलब कैसी भी परिस्थिति आए, चाहे प्रजा पर आपके सामने विकट परिस्थिति आए, चाहे अकाल आ गया, बाढ़ आ गया, और कोई परिस्थिति देखने को मिल गई, या बाहरी आक्रमण देखने को मिले, दूसरा राजा आप पे अटैक कर रहा है, कूटनीति का प्रयोग कर रहा है, या आपके आंतरिक रूप से आपको कमजोर किया जा रहा है, आपका कोई सगा संबंधी है जो आपके खिलाफ कूटनीति कर रहा है, आपको बहादुर रहना है। विकट परिस्थितियों में आपको अपना खुद का साथ और अपनी साहस का परिचय देना है आपको। साथ के साथ आपको लोमड़ी की तरह चालाक होना पड़ेगा। मतलब उन्होंने उदाहरण देके बताया, जिस तरीके से लोमड़ी चंट और चटक होती है, चालाक होती है, उसी तरीके से आपको भी रहना होगा। अगर आप नहीं रहोगे तो कोई और आपके सत्ता उसको हथियार लेगा। अगले वाला पॉइंट है उनके द्वारा क्या कहा गया, धर्म का उपयोग। धर्म को शासक द्वारा अपने लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए। मतलब जो आपके सामने जो है, मैकियावेली ने क्या कहा, धर्म होता है, उसको कोई शासक है वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक उपकरण की तरह उपयोग किया जाना चाहिए। जिस तरीके से मतलब धर्म है, आज के राजनेता क्या करते हैं, धर्म को अपनी सत्ता में आने के लिए उपयोग करते हैं। मतलब धर्म के नारे लगवाएंगे, जनता को धर्म के नाम पे प्रलोभित किया जाता है, भय दिखाया जाता है, जनता को धर्म के नाम पर क्या किया जाता है, अपनी सत्ता हासिल करने का पूरा प्रयास किया जाता है। चाहे उसमें वो दूसरी धर्म के लोगों को नीचा दिखाकर उन्हें सब करना पड़े, चाहे उन्हें कोई भी तरीके आपको भय दिखाकर कि आपका धर्म खतरे में है। यही बात मैकियावेली ने भी कही थी। उन्होंने क्या कहा, शासक है उसको ज्यादा धार्मिक होने की कोई जरूरत नहीं है, धर्म उसका साध्य है। साध्य मतलब उसको सत्ता हासिल करने का तरीका है, और कैसे भी आप उस धर्म को, आपको इमोशनल नहीं होना है एकदम, आपको उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उस चीज का उपयोग करना है। और ये बात कहीं ना कहीं सत्य और चरितार्थ होती हुई भी दिखाई पड़ती है। आधुनिक जो राजनेता है वो जनता में भय दिखाते हैं कि आपको उस धर्म से खतरा है, आपको इस चीज से खतरा है, आपको इस चीज से खतरा है। सच्चाई यही है कि आपको किसी चीज से खतरा नहीं है, उन लोगों को अपनी सत्ता गंवाने का खतरा है। इसीलिए वो क्या करते हैं, आपके सामने इस प्रकार का भय दिखाकर अपना क्या करते हैं, सत्ता को हासिल करते हैं। तो आप पढ़े लिखे लोग हो, आप मैकियावेली को पढ़ रहे हो, तो इन सब चीजों को समझना आपको कि धर्म क्या है, राजनेताओं के लिए एक साध्य होता है, बल्कि एक उपकरण की तरह उपयोग करना चाहिए, ना कि उसे क्या है, स्वयं शासन करना चाहिए, ना उस पर स्वयं शासन किया। मतलब आपको पूर्ण रूप से धार्मिक होने की कोई जरूरत नहीं है, आपको धर्म मानने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको तो धर्म के नाम पर राजनीति करनी है, आपको तो धर्म को एक साध्य के रूप में उपयोग करना है। अगले वाला पॉइंट है नैतिकता से अलगाव। उन्होंने राजनीति को नैतिकता से अलग किया, जिससे यह एक स्वायत्त अनुशासन मिल गया। मतलब उन्होंने क्या कहा, राजनीतिक
जो राजनीति होती है उसमें क्या होता है, नैतिकता मतलब सही रास्ते पे चलना, एकदम कोई गलत काम नहीं करोगे, कोई अनैतिक काम नहीं करोगे तो आपका शासन थोड़े दिन ही चलेगा। तो उन्होंने क्या कहा, कोई भी राजा है उसको नैतिकता से और धर्म है दोनों चीजों से दूरियां बनाकर रखना चाहिए। जो राजा है ज्यादा धार्मिक व नैतिक रहेगा वो उसका शासन कभी नहीं चल पाएगा। उदाहरण के लिए मैं आपके सामने बताऊं, अलाउद्दीन खिलजी है, औरंगजेब का उदाहरण ले लो, है ना। औरंगजेब कैसा था, एकदम कट्टर मुस्लिम व्यक्ति था। उस वो पूरी तरीके से एकदम क्या करता था, मतलब मानता था। तो इससे क्या उसका शासन काल है जो अकबर के द्वारा जो क्या था, ज्यादा थोड़ा सेकुलर व्यक्ति था, उसने अपने शासन काल को कितना विस्तारित किया, लेकिन औरंगजेब वो नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि धर्म को उसने क्या कर लिया, धर्म को उसने पूरी तरीके से पकड़ के रखा। तो जो राजा है धर्म को स्वायत्ता देगा, मतलब स्वतंत्रता देगा आपके सामने, वही आपके सामने उसी राजा का शासन है वो अच्छा चलेगा। मेकियावेली ने एक शासक को यथार्थवादी और व्यवहारिक होने की सलाह दी। मेकियावेली ने क्या कहा, मेकियावेली ने साफ साफ यही कहा कि एक शासक है, एक राजा को कैसा होना चाहिए, वास्तविकताओं का ज्ञाता होना चाहिए। उसे आसपास के घटित हो रही घटनाओं का, उसको अपने जीवन में सही गलत चीजों का पता होना बहुत जरूरी है, उसको जीवन की वास्तविकता का पता होना बहुत जरूरी है। और साथ के साथ राजा को इस प्रकार का व्यक्ति होना चाहिए जो राज्य की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सके, मतलब जो अपनी राज्य की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर सके, जो अपने राज्य की सुरक्षा के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहे, वही राजा किसी राज्य को चलाने में सफल हो सकता है। समझ में आ गया? तो मैकियावेली के जो आपके सामने यथार्थवादी, मतलब दुनिया की जो वास्तविकता से संबंधित आपके जो सामने जो विचार थे, अपन ने विस्तार से पढ़ा। कैसे लगा आपको वीडियो जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। अगले वाला पॉइंट आपके सामने, रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट सिद्धांत की व्याख्या कीजिए और उसकी आधुनिक प्रासंगिक बताइए। मतलब आपके सामने जो रूसो है उसके द्वारा जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का जो सिद्धांत दिया गया उसके बारे में व्याख्या करनी है आपको, और उसकी आज के समय वर्तमान समय में वर्तमान दुनिया में उसकी क्या प्रासंगिकता है, क्या उसकी वास्तविकता है, क्या वो कितना सही है कितना गलत है, उसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। जो आपके सामने रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट सिद्धांत है उसके बारे में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है, काफी बार आपके सामने अलग अलग विश्वविद्यालय में प्रश्न पूछा जाता है। तो अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सभी बच्चों से अनुरोध है चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। सोशल कॉन्ट्रैक्ट सिद्धांत की बात करें, रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में बताया कि मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में स्वतंत्र और नेक था। मतलब उन्होंने क्या कहा, जो रूसो ने क्या कहा, जब मनुष्य ने इस दुनिया में जन्म लिया, जब मनुष्य की सबसे पहले उत्पत्ति हुई, आपको पता है इस दुनिया में सबसे ज्यादा बुद्धिमानी जो वे प्राणी कौन है, मनुष्य है। तो मनुष्य भी आम जानवर, क्योंकि आम जो वस्तु है या आम जो जीव जंतुओं की जैसा था। आज आपके सामने कभी हाथी को आपने कोई अपना घर बनाते हुए देखा है क्या? नहीं देखा होगा। शेर को परसों के लिए भोजन करते हुए देखा है कि परसों के लिए शिकार करूंगा? नहीं करता हो। चिड़िया को आपके सामने कभी देखा है कि वो आपके सामने पूरा एकदम परिवार रिश्ते नाते के लिए धन जोड़ रही है? कभी देखा उसको ऐसा कि भाई परसों के लिए अनाज इकट्ठा कर देती हूँ? नहीं करते। तो यही चीज आपके सामने रूसो ने भी कहा। रूसो ने कहा सोशल कॉन्ट्रैक्ट सिद्धांत, उसमें क्या कहा, मनुष्य की जो प्राकृतिक अवस्था, जिस अवस्था में उसने जन्म लिया, जिस अवस्था में वो जो उसकी आरंभिक अवस्था थी, जिस समय वो अपने दो वक्त की रोटी के लिए भोजन के लिए प्रयास करता था और आराम से जीवन जीता था, उस समय उसके विचार स्वतंत्र और नेक थे। कैसा था? उसके जीवन में कोई भी कुपित विचार नहीं थे, कोई गलत विचार नहीं थे, ना धन संग्रह का कोई विचार था, ना सत्ता और राजनीति का कोई उसके अंदर विचार था, कोई ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन निजी संपत्ति और समाज के विकास ने उसे भ्रष्ट कर दिया। और क्या हुआ आपके सामने, उसका ज्यादा से ज्यादा पैसों को कमाने का, अपने जो निजी संपत्ति उसको इकट्ठा करने का और जो समाज में विकास करने का जो सिद्धांत है उसने उसको क्या कर दिया, एकदम भ्रष्ट बना दिया। समझ में आ गया? इस दुर्दशा से बचने के लिए भाई आपको पता आज के समय बड़े बड़े घरों में लड़ाई होती है, खूब पैसे वाले लोग घरों में आपने खूब लड़ाइयां सुनी, कोर्ट तक मामले जाते हुए सुने हुए। आप सुनते हो कि उसने उसने अपने भाई का मर्डर कर दिया, उसने अपनी माता को मारा, उसने पिताजी को मार दिया। क्यों? क्योंकि पैसे के लिए, धन दौलत के लिए लड़ाइयां देखने को मिलती है। यही है, निजी संपत्ति और समाज के विकास ने क्या कर दिया, इस पूरी दुनिया को भ्रष्ट और आपके सामने क्या कर दिया, जो नैतिक रूप से खोखला कर दिया। इस दुर्दशा से बचने के लिए आपके सामने व्यक्तियों को एक सामाजिक अनुबंध दिया। उन्होंने क्या कहा, अगर हमारे समाज में
एक सिद्धांत दिया उन्होंने, अगर हमारे समाज में नैतिकता को बचाए रखना है, इस भ्रष्ट जो राजनीति दिखाई पड़ती है, हमारे जो विचारों में अनैतिकता दिखाई पड़ती है, अगर हम खत्म करना चाहते हैं तो इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक अनुबंध के माध्यम से खत्म कर सकते हैं। इस अनुबंध के तहत उन्होंने बताया, प्रत्येक व्यक्ति अपनी सारी स्वतंत्रता समुदाय को समर्पित कर दे। नाम क्या? सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल मतलब सामाजिक अनुबंध, मतलब कोई भी व्यक्ति है वो अपनी जितनी उसके अंदर स्वतंत्रताएं हैं, जितनी जो विचार हैं, वो कोई भी जो व्यक्ति है वो अपना क्या कर दे, सारी की सारी को समाज या समुदाय को सौंपने का काम करते हैं। अच्छा, कैसे सौंपेगा, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। और बदले में सामान्य इच्छा जर्नल विल के अधीन होते हुए आपके सामने एक नागरिक के रूप में सच्ची स्वतंत्रता को प्राप्त करे। साथ में क्या करेगा, इसके बदले में वो क्या कर सकता है, एक सामान्य इच्छा जर्नल विल के अधीन रहते हुए एक नागरिक के रूप में उसको क्या कर सकता है, सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है। मतलब वो जो सभी लोगों की जो इच्छा है, उन्होंने क्या कहा, जैसे आपके सामने मैं आपको एक उदाहरण देके बताऊं, आपके सामने काफी लोगों का विचार है कि हमारे गांव में क्या एक अच्छी सड़क बननी चाहिए, समझ में आएगा, और इसको लेकर अपन क्या करेंगे, आपके सामने मंत्री जी के पास जाएंगे, मंत्री आपके सामने उसके पास जाएंगे। एक छोटा सा उदाहरण है ना, सड़क टूटी हुई है, तो उसमें से 20 लोग है, उसमें से क्या 5 लोग कहेंगे अरे कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं होने वाला, और 15 लोग क्या करें आपके सामने कि हमें जाना चाहिए, क्या पता इस चीज का समाधान निकल सके। ऐसा होता ना आपके सामने। तो यही आपके सामने जो विचारधारा, आपके सामने सोशल कॉन्ट्रैक्ट का सिद्धांत कहता है कि इन 5 लोगों को भी इन 15 लोगों की बात मान लेनी चाहिए, इनको भी अपने जो विचार है वो इन 15 लोगों के साथ कर लेने चाहिए, अपने विचार जो बहुसंख्यक के जो लोग कहें वही काम कर दो आपके सामने। एक नागरिक के रूप में सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त करता और सामान्य इच्छा हमेशा सामूहिक हित के प्रतिनिधित्व करती है। मतलब पूरे समाज के लोग जो विचार करें, पूरे समाज के लोग, जितने ज्यादा लोग आपके सामने आपके विचारों से सहमत हो, उसी इच्छा को मान लो, उसी बात को मान लो, वही उसी से क्या हो सकता है, ये समाज है वो नैतिकतापूर्ण रहेगा, और समाज है वो इस प्रकार के भ्रष्टाचार से बचेगा। इन सब चीजों की जो आधुनिक प्रासंगिकता, मतलब आज के समय इन सब चीजों का क्या महत्व है। पहला है लोकतांत्रिक संप्रभुता। रूसो का जो सिद्धांत है उसने लोकतांत्रिक संप्रभु, जनता की सर्वोच्चता और लोकप्रिय शासन को आधार माना। मतलब रूसो का जो सिद्धांत आपको देखने को मिलता है, इसने क्या किया आपके सामने, लोकतांत्रिक संप्रभुता, मतलब जनता की सर्वोच्चता के बारे में बात की, मतलब जनता का जो फैसला है वो सब में लागू होगा। लोकतंत्र में भी यही कहता है कि बहुसंख्यक के लोग जो बात कह दे उसी को मान लो। यही चीज आपके सामने इनके सिद्धांत में देखने को मिलती है। ये भी यही कहते हैं कि जो सारी जनता बात करे उसी को मान लेना चाहिए। और उनका सिद्धांत है वो लोकप्रिय शासन की बात करता है। मतलब भाई कोई लोकतंत्र है, भारत में लोकतंत्र है, जिस पार्टी के जितनी ज्यादा सीटें आ जाती है वही आपके साथ शासन में आ जाता ना। तो यही सोशल कॉन्ट्रैक्ट का भी सिद्धांत है, जो लोग जितना ज्यादा आपके सामने सत्ता में हो, जो जितनी ज्यादा संख्या में हो, उसी को क्या बना दो, लोकप्रिय शासन बना दो, उसी को सत्ता में लेकर आ जाओ। इनका सिद्धांत क्या किसकी बात करता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की। उनके विचार प्रत्यक्ष लोकतंत्र और नागरिक भागीदारी की महत्व पे जोर देते हैं। ये कुछ पहले उन विचारकों में से थे जिन्होंने लोकतंत्र की बात कही। उन्होंने क्या कहा, अप्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र है, मतलब इनडायरेक्टली लोकतंत्र लागू करने की बात की। भाई लोकतंत्र कैसे होगा, 5 लोगों ने भी अपने विचार रखे और 15 लोगों ने भी अपने विचार सबने रखे। हो सकता है 5 लोगों के विचार असहमति हो, 15 लोगों के विचार से असहमति रख सकते हैं आपके सामने, लेकिन वो क्या करें, उन्होंने भी अपनी बात रखी, उनकी भी भागीदारी थी ना आपके सामने। तो यही बात इन्होंने कही, इनके द्वारा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात कही गई, और हर व्यक्ति है, हर नागरिक की भागीदारी इनके विचार में देखने को मिलती है। तब तक आपके सामने जो ये लोकतंत्र जैसी चीजें वो देखने को नहीं मिली थी जब इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। अगले वाला पॉइंट है सामूहिक हित। सामान्य इच्छा की अवधारणा व्यक्तिगत हितों से ऊपर सामुदायिक हितों को प्राथमिकता देती है। मतलब आपके सामने अगर अपन विस्तार से पढ़ें, जो सामान्य इच्छा का जो सिद्धांत है ये किस चीज पर काम करता है, कोई भी व्यक्ति है उसको अपने खुद के जो अधिकार हैं, जो हम बोलते हैं ना अपने मौलिक अधिकार, तो इन्होंने यही कहा कि मौलिक अधिकार व्यक्तिगत अधिकारों से ज्यादा हमें क्या करना चाहिए, अपने सामुदायिक हित, मतलब सारी जनता की जो बात है उसको मानना चाहिए, उसको इन्होंने ज्यादा महत्व दिया है। जो कल्याणकारी राज्य और सामूहिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रासंगिक है, और इस किसकी बात करते हैं, यही बात हमारे राज्य का जो नीति निर्देश तंत्र उसमें कही गई है कि किस तरीके से आप एक कल्याणकारी समाज का निर्माण करते हैं।
तो यही बात है, इस प्रकार अगर सभी लोग अपने समाज के बारे में, सभी लोगों की भावनाओं के बारे में समझने लग जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक कल्याणकारी राज्य उसका निर्माण हो जाएगा। साथ के साथ सभी लोगों के अधिकारों का जो सिद्धांत है वो भी इस चीज से क्या होता है, एकदम वास्तविक लगता है और सार्थक लगता है और प्रासंगिक लगता है। अगले वाला पॉइंट है राष्ट्रवाद। यह राष्ट्रवाद की सामूहिक पहचान को बढ़ावा देता है। मतलब इनके द्वारा जो विचार रखे गए ये हमारे किस बात को बढ़ावा देते हैं, राष्ट्रवाद की और सभी लोगों को एकजुट रहने की जो भावना है उसको बढ़ावा देने का बात करते हैं। हालांकि सामान्य इच्छा का जो सिद्धांत है, सामान्य इच्छा का जो सिद्धांत है उसमें अस्पष्टता और अल्पसंख्यकों अधिकारों के प्रति संभावित उदासीनता है। अगर इस विचार की आलोचना की बात करें, सबसे बड़ी आलोचना यही है कि सिद्धांत किसकी बात करता है आपके सामने, सबसे पहले तो जो लोगों की इच्छा है ना, सामान्य इच्छा, वो मतलब समुदाय की इच्छा किस प्रकार से होनी चाहिए उसके बारे में इन्होंने विस्तार से नहीं बताया। समझ में आ गया? तो ये जो सामान्य इच्छा का विचार, इसमें इन्होंने टिप्पणी कर दी कि भाई जो बहुसंख्यक में लोग कहे वही कर लो, लेकिन हो सकता है बहुसंख्यक लोग गलत भी बात कर दे, हो सकता है ना भाई बहुसंख्यक। अब एक बात बताओ, 50 लोग मिलकर किसी 10 लोगों की बातों को क्या कर रहे हैं, एकदम नकार दे रहे हैं। वो 10 लोग हो सकता है एकदम सही बात कह रहे हो, तो उनके तो कोई महत्व नहीं रह जाएगा उनकी बात को, उनके सिद्धांत के अनुसार। तो यही है, सामान्य इच्छा सही गलत किस प्रकार से होगी उसके बारे में इन्होंने स्पष्ट नहीं किया। साथ के साथ अल्पसंख्यक अधिकार, मतलब कोई भी अल्पसंख्यक व्यक्ति है वो, उसका विचार हो सकता है, उसका विचार, वो 5 लोग थे, हो सकता है उनका विचार है वो कम लोगों के बीच में पॉपुलर है, कम लोग उसको अधिकार दिए हुए हैं, लेकिन उसका भी तो कुछ ना कुछ महत्व है। हो सकता है वो आपके सामने कहें कि जो आपके सामने जो ये सड़क फूटी हुई है, इसमें जो आपके सामने जो ठेकेदार है उसको बुलाओ आप और उससे भी ठीक करवा सकते हो सकता है ये विचार भी देखने को मिले आपके सामने। तो अल्पसंख्यकों को विचारों को पूर्ण रूप से दरकिनार करने की बात करता है, और ये सबसे ज्यादा क्या उसकी कमजोरी है इस सिद्धांत की। फिर भी आपके सामने जो रूसो का जो विचार है, ये आधुनिक जो आज के समय का जो लोकतंत्र है उसकी इसने क्या की थी, उसमें से उसकी इसने नींव रखने का कार्य किया था। तो ये था आपके सामने जो रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत, उसके बारे में अपने विस्तार से पढ़ा। कैसे लगा आपको जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जोर से शेयर करना। धन्यवाद।